हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले कि लेबर एक्ट में 1948, 1923 और न्यूनतम मजदूरी, बोनस और प्रतिकर। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे कि अल्पवयस्क क्या होता है। अल्पवयस्क वो होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, वो अल्पवयस्क मजदूर होते हैं। अल्पवयस्क मजदूर कभी कभी बच्चों को काम करने के लिए ईंट, गारे, भट्ठे इत्यादि जगहों पर काम करते हैं। कम उम्र के बच्चे जो 18 वर्ष से कम है उन्हें हम अल्पवयस्क कहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए, प्रौढ़ के लिए एक सप्ताह में 48 दिन जो बच्चे अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को प्रौढ़ कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों को एक सप्ताह में 48 घंटे काम करना है। केवल एक सप्ताह में 48 घंटे, 48। अगर डबल मजदूरी की बात की जाए तो डबल मजदूरी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम करता है और जैसे शाम हो जाती है उसकी जो है मजदूरी 2 गुनी हो जाती है, उसकी आय की 2 गुनी। 1 घंटे का जैसे वो प्रति घंटा 100 रुपया घंटा कमा रहा था तो उसकी प्रति मजदूरी हो जाएगी 5 बजे के बाद से 200 रुपया प्रति घंटा। अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 5 घंटे काम करते हैं, उसकी जो भी औसतन मजदूरी हो उसके हिसाब से उसकी 5 बजे के बाद से जो भी मजदूरी रहेगी वो डबल होगी, उसे हम कहते हैं डबल मजदूरी। अगला हम देखेंगे कि गर्भपात से गर्भ धारण तक अगर कोई स्त्री महिला अपना कहीं पर मजदूरी काम फैक्ट्री में काम कर रही है तो उसको अगर छुट्टी चाहिए होती है तो उसको 26वें सप्ताह से पूर्व या 182 दिन से पहले या 6 सप्ताह पूर्व, 6 सप्ताह 42 दिन पूर्व में अपना अवकाश लेने या अपना बोनस से संबंधित या अपना जो भी किसी राज्य कर्मचारी है तो अपना अगर धन का अभाव है या उसका बीमा चल रहा है तो वो अपने पैसे की भी जो है इकट्ठा करने में पूर्व सूचना दे सकती है, चाहे वो छुट्टी से संबंधित हो चाहे पैसे से संबंधित हो। वो अपना सूचना किस 26वें सप्ताह में लिखित पत्र के द्वारा कंपनी को दे सकती है। अगर हम बात करें अल्पवयस्क 18 वर्ष से कम, जैसा कि ऊपर आपने देख चुका है। अब हम बात करें जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट को ही जिला का निरीक्षक होता है। जिला मजिस्ट्रेट को ही जिला निरीक्षक कहते हैं या जिला का निरीक्षक होता है। धारा 79, तो हम लोग ध्यान करेंगे कि धारा 79 जो है, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको वार्षिक अवकाश भी चाहिए होता है। तो धारा 79 अगर हम ध्यान रखेंगे कि उसको अवकाश से संबंधित। जब कोई व्यक्ति परिश्रमिक होता है, मजदूर होता है, कंपनी में काम करने वाला मजदूर होता है तो उसके वार्षिक अवकाश से संबंधित। अब बात करें एक ही कंपनी में अगर कोई व्यक्ति 30 कार्य दिवस में काम करता है, अगर एक ही कंपनी में 30 दिन तक काम करता है तो वह बोनस का हकदार है। अगर कोई व्यक्ति एक ही कंपनी में 30 दिन काम करता है तो वो बोनस का हकदार है। इसको हम 1965 की धारा 11 में 1965 की धारा 11 में और अपने वेतन का लगभग 20% पाता है। जो भी उसकी मजदूरी रहती है या उसका वेतन रहता है उसका वो 20% पाता है। तो ये हम किसमें देखें वेतन के बारे में 1965।
अगर कोई श्रमिक को अवकाश चाहिए होता है, वार्षिक अवकाश की गणना होती है, तो धारा 79, तो धारा 79 याद रखेंगे। परिश्रमिक, परिश्रमिक जिसमें श्रमिक को वार्षिक अवकाश की गणना, और दूसरा है जितना कि आप लोगों ने देखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ छूटे हुए पॉइंट्स हैं, उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। जैसा कि अधिकृत कटौती, अधिकृत कटौती की अगर बात करें तो धारा 9, धारा 9, धारा 7, तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग अल्पवयस्क पढ़ चुके हैं, 18 वर्ष से कम आयु। अब आंशिक निर्योग्यता, आंशिक नियोग्यता की अगर हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति का अंग कट जाता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, चाहे राइट हैंड साइड हो, चाहे आँख हो, हाथ हो, पैर हो, तो वो कहीं न कहीं पर आंशिक क्षणिक जो काम करने में उसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वो जिस प्रकार से काम कर रहा होता है मजदूर, वो अपने काम की अपेक्षा उस काम को 1/2% ही कर पाता है। इसे हम कहते हैं आंशिक निर्योग्यता। जब उस काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, आंशिक निर्योग्यता। चाहे उसकी उंगली कट जाए, हाथ पैर कट जाए, तो उस मजदूर क्या बोलेंगे, आंशिक निर्योग्यता। अगली बात हम चर्चा करेंगे कि दिवालिया कि नियोजक द्वारा अभिदान। अगर हम बात करें अभिदान की, तो धारा 40 याद रखेंगे, अभिदान धारा 40। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट गई थी। अब हम लोग देखेंगे कि आंशिक निर्योग्यता। आंशिक का मतलब ये होता है, जैसे हम कोई मजदूर है और वो किसी काम को कर रहा है, या छत पर से गिर गया, उसका हाथ टूट गया, उंगली टूट गई, या फिर कोई भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अगर कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे मानसिक, अब फिर भी वो काम करने में सक्षम होता है ठीक होने के बाद, तो उसका वो चाहे वो लेफ्ट LHS साइड हो, RHS साइड हो, किसी भी बायां पैर, हाथ, नाक, मुंह, उंगली कोई भी क्षतिग्रस्त होता है, तो इसे हम आंशिक क्षति बोलेंगे। तो इससे हम देखेंगे भाग 2 का व्यवहार, जिसे हम लोग लेफ्ट एंड राइट बोलते हैं। तो 1 और 1 क्या होता है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि 2 भाग 2, धारा 2 भाग 2, अनुसूची 2 भाग 2। तो हम लोग इस प्रकार से ये जान लेंगे कि आंशिक नियोग्यता जो है 2 भाग 2 में है। अगर हम नियोजक द्वारा अभिदान की बात करें, अभिदान, यहाँ पर हमको ये समझना है, अभिदान, नियोजक द्वारा अभिदान धारा 40 के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें दिवालिया कंपनी या समापन या अंशदान की, अब यहाँ पर था अभी अभिदान धारा 40, अब यहाँ पर हो गया अंशदान। क्या हो गया, अंशदान। तो धारा 1947 प्रथम अनुसूची, 1940 मतलब 94, हम लोग 1947 जो बोल दिए वो गलत बोल दिए। हम लोग फिर से समझ रहे हैं कि ये 94 प्रथम अनुसूची में, अगर कहीं पर अंशदान की बात आ जाए तो 94, धारा 94 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची। अगर हम स्थायी समिति के गठन की बात करें, यदि मान लीजिए कोई भी समिति है, उसका हम गठन कर रहे हैं, वो स्थायी समिति की बात करें, तब हम धारा 8 1948, धारा 8 1948। अब हम बात करेंगे आश्रित लाभ। कोई व्यक्ति अगर आश्रित है, किसी व्यक्ति पर क्षतिग्रस्त हो गया और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आश्रित है, तो उसे धारा 52 के अंतर्गत। अब बात करें अयोग्यता, योग्य तो था मगर उसके अंदर अयोग्यता आ गई किसी कारण, क्षतिग्रस्त होने के कारण, तो धारा 51। तो हम देखेंगे कि धारा 51, 52 और धारा 53। इससे पहले हम लोग
देख रहे हैं कि आश्रित और अयोग्य, तो ये सब हमारी 1948 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 1948 हम यहाँ पर सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि 1948 के अंतर्गत की अयोग्यता, आश्रित और निगम बोर्ड का गठन भी है 1948। हित लाभ भी अगर धारा लेना है तो हमें भाग 5 के अंतर्गत। यहाँ पर जो है जब कोई गठन होता है निगम बोर्ड का, तो यहाँ पर केंद्र सरकार 10 लोगों को चयनित करती है। कितने लोगों को? 10 लोगों को, धारा 3 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार 10 लोगों को चयनित करती है अगर निगम बोर्ड की बात आए तब। अब हम लोग जो भी पढ़े हैं कि आंशिक योग्यता 2/2, वही आंशिक, यहाँ पर आंशिक शब्द आ जाए तो यहाँ पर समझ लेना कोई भी व्यक्ति लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, जो है कोई अंग में है दिक्कत हुई है, इसलिए जो है 2/2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर हम मौखिक तरीके से समझने का प्रयास करें कि हमारी बॉडी के 2 ही पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम इसी प्रकार से याद कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब 2/2। कहीं पर भी आंशिक नियोग्यता की अगर बात आए तब 2/2 याद करेंगे। और अगर नियोजक द्वारा अभिदान की बात करें तो 40, धारा 40। अगर दिवालिया की बात करी जाए समापन की, तो अंशदान 94 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची। अगर हम स्थायी समिति का गठन करते हैं तो 1948 के अंतर्गत धारा 8। अब इसको हम कंठस्थ तरीके से याद कर लेंगे कि स्थायी समिति, कौन सी समिति? स्थायी समिति। अगर स्थायी समिति गठन की बात करें तो हम धारा 8 का 1948 एक्ट। फिर आश्रित लाभ, अयोग्य लाभ, निगम बोर्ड और हित लाभ, ये सब कितने हैं? 1948। और ये अनुसूची यहाँ पर 52, 51 और 53, ये सब अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? फर्स्ट के अंतर्गत। अगर किसी व्यक्ति की क्षति हो, या अब एक बात और आपसे बताएंगे, यदि कोई महिला कामगार है या कामकार है या कर्मचारी है, अगर उसको किसी प्रकार की क्षति हो जाती है या मर जाती है, तो ये जो व्यक्ति है विधुर बोला जाएगा। और जो व्यक्ति विधुर बोला जाएगा वह व्यक्ति भी आश्रित है, वह व्यक्ति भी आश्रित है उसके वेतन का, उसके पेंशन का, उसके सब। तो अगर उसके बच्चे हैं, जन्म के समय किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो वो व्यक्ति विकलांग है, तो वो विधुर होगा, तो वो भी एक व्यक्ति आश्रित है। धारा 1948 धारा एक्ट 1948 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 52, 53 और 51 में कि आश्रित है। यहाँ पर जैसे लिखा है आश्रित लाभ, तो इसमें एक आश्रित लाभ विधुर को भी प्राप्त होगा कि विधुर भी आश्रित है, क्योंकि वो विकलांग है, काम करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति को भी आश्रित लाभ का फायदा मिलेगा धारा 52 के अंतर्गत। अब हम कुछ बिंदु, एक और बिंदु है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ बिंदु इस प्रकार चर्चा कर लेते हैं कि अब हम पढ़ेंगे 19 न्यूनतम मजदूरी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग न्यूनतम मजदूरी के कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं। न्यूनतम मजदूरी, कौन सी मजदूरी? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब ही होता है कम से कम मजदूरी। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर अपनी कोई भी व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकता है, उसे हम कहेंगे न्यूनतम मजदूरी 1948 के अंतर्गत। अब हम चर्चा करते हैं धारा 5 परिवार का भरण पोषण। धारा 5 परिवार का भरण पोषण। तो धारा 5 किससे संबंधित है? परिवार के भरण पोषण से। किससे संबंधित है?
परिवार के भरण पोषण से। अब यहाँ पर अगर बात करें उचित वेतन, इसकी वेतन उचित वेतन, तो उचित वेतन 1949, अभी तक तो हम 1948 पढ़ते चले आए हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं 1949। उचित वेतन, यहाँ पर अपनी जरूरत की भी चीजें व्यक्ति खरीदने में सक्षम हो जाता है। अगली चीज पढ़ेंगे मजदूरी भुगतान। धारा 2 के खंड 6 में अगर मजदूरी भुगतान की बात करें तो धारा 2 के खंड 6 से संबंधित है। मतलब मजदूरी अगर भुगतान की बात आए तो धारा 2 के खंड 6 से संबंधित है। अगले कुछ बिंदु और बचे हुए हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझें कि 1936 की अगर हम बात करें, भाई 1900 आपने 23 पढ़ा, प्रतिकर, तो प्रतिकर के बाद आ गया 36। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मजदूरी बढ़ाकर, यहाँ पर जो है मजदूरी बढ़ाई गई। क्या बढ़ाया गया? मजदूरी बढ़ाई गई। कितने? 1600 से कितनी हो गई थी? 6500। कितनी हो गई थी? 6500। तो 1936 में मजदूरी बढ़ाई गई, जो 1600 से बढ़ाकर कितनी हो गई? 6500 रुपये। अगर अब हम बात करें संशोधन की, 2005 में यह संशोधन 2005 में किया गया। 2005 में किया गया। कटौती धारा 7 देखेंगे, यहाँ पर कुछ वेतनों में कटौती भी होती है। जब हम लोग मजदूरी पाते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं वेतन पाते हैं तो हमारी कटौती भी होती है, चाहे हम ड्राइवर हो, मास्टर हो, तो हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम ड्राइवर हैं, अब हमारी कटौती हो गई, तो ड्राइवर के द्वारा जो भी सामान लाते समय, आते समय जो भी नुकसान होता है, उसकी कटौती उसकी मजदूरी से काटी जाती है, तो इसे कहते हैं कटौती। तो कटौती 7 के 1 में। अब हमारे यहाँ जुर्माना कटौती धारा 8, ये धारा 7 थी, और जुर्माना अगर है, जुर्माना कटौती की बात करें तो धारा 8। कौन सी धारा में? कटौती धारा की अगर बात करते हैं सिर्फ तो 7 है, अगर जुर्माना की बात करें तो 8 है। अधिकृत कटौती 7(2) में है। अधिकृत कटौती धारा 7 के 2 में है। अगली चर्चा हम करेंगे प्राधिकारी की शक्तियां। अगली हम चर्चा करेंगे प्राधिकारी की। अगर हाँ कुछ चीजें आपको और बताएं। कटौती लगभग 10 प्रकार की होती है, लगभग 10 प्रकार की कटौती। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, चाहे वो किसी व्यक्ति का सामान क्षतिग्रस्त हो गया हो, चाहे वो सामान लेट में पहुंचाया हो, चाहे वो कच्चे माल को बीच रास्ते में गिरा दिया हो, चाहे मतलब इस प्रकार की कोई भी घटना जो व्यक्ति को कटौती, और कटौती किससे संबंधित है? 7 के 2, 7 के 1
और धारा 8 में, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट चर्चा करने जा रहे हैं प्राधिकारी। भाई हम लोगों का अधिकारी तथा प्राधिकारी की बात करेंगे, उसकी शक्तियां बात करेंगे हम लोग प्राधिकारी की। तो प्राधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो धारा 8 के अनुसार, धारा 18 के अनुसार, ये कौन सी धारा 18, अभी तक 7 पढ़े 8 पढ़े, अब हम प्राधिकारी की अगर बात करें तो धारा 18 के अंतर्गत या 15 के अनुसार, 15 ये दोनों धाराएं हम लोग याद कर लेंगे, धारा 18 और 18-15 विशेष। अब हम लोग अगर बात करें इसका 1908 में, इस सत्र में 1908 में सिविल कोड 1995, अगर हम बात करें सिविल कोड में कहाँ पर है तो सिविल कोड 195 का 26वां, कौन सा 26वां, ये 195 और 115 ये सब क्या है आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स। अब हम बात करें कि मजदूरी अधिनियम धारा 14, मजदूरी अधिनियम धारा 14, 3 प्रकार। क्योंकि अगर मजदूरी अधिनियम की बात करें तो मजदूरियां भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, कुछ लोग वेतन पर काम करते हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, और कुछ लोग दैनिक मजदूरी डेली बेसिस पर काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि मजदूरी अधिनियम धारा 14 3 प्रकार की है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अगर हम बात करें प्राधिकारी की चर्चा तो 18 और 15 के साथ साथ हम सिविल कोड में 1995 और 115 आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग प्राधिकारी के बारे में समझेंगे। अगला मुख्य बिंदु है निरीक्षक। जो निरीक्षक होता है, इससे पहले हम बता देंगे कि जिले स्तर पर निरीक्षक जो होता है जिला मजिस्ट्रेट का हो या निरीक्षक हो, बात एक है। ये बार बार ज्यादा एक्स्ट्रा समझने की जरूरत है कि वहाँ हम जो है निरीक्षक या मजिस्ट्रेट नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो। अगली बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि निरीक्षक जो होता है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है, और रेलवे का निरीक्षक हो, इतर निरीक्षक हो, या भी अब हम लोग शिशुगृह की बात करेंगे। शिशुगृह इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, से कम उम्र का बच्चा, जो महिला कारखाने में काम कर रही है, एक स्त्री क्या है कारखाने में काम कर रहे तो वह अपनी पीठ पर लाद कर बच्चे को बांध लेती है और अपना काम फैक्ट्री में कार्य किया करती है। इसे कहते हैं शिशुगृह, मतलब घर में न छोड़ करके अपनी पेट पर लाद करके और हम फैक्ट्रियों में काम करती हैं महिलाएं, इसे हम कहते हैं शिशुगृह। यह लागू होता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, इस पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जिसको हम धारा 48, कौन सी धारा 48, धारा 48 के अंतर्गत धारा 48 के अंतर्गत कारखाने का अंतिम नियंत्रक दखलकार होता है। कारखाने का जो अंतिम नियंत्रक होता है, इस बात को भी हम समझ गए हैं। अब हम बात करें दखलकार क्या होता है। दखलकार तो सब लोग तो जानते हो, गाँव तो बोलते हैं हमारे काम में दखलंदाजी नहीं है कि नहीं। तो शुद्ध देसी भाषा समझो कि दखलकार कि हमारे काम में
दखलंदाजी न करो। तो इससे दखल का मतलब हुआ है कंपनी का नियंत्रक। क्या हो गया? कंपनी का नियंत्रक, कि उसके अंडर में मालिक के साथ साथ एचओडी और आपके जो बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं जिनके इशारों पर पूरी कंपनियों का नियंत्रण होता है, उसे हम कहते हैं दखलकार। आयुक्त कमिश्नर धारा 20 मातृत्व हेतु 1996। अब यहाँ पर अगर मातृत्व की बात करें, मातृत्व मतलब माता। अगर कोई स्त्री गर्भकाल अवस्था में है तो उसे मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ठीक है। इसे 196 की धारा 3 के अंतर्गत 196 की धारा 3 के अंतर्गत जब गर्भावस्था में स्त्री है तो इसके लिए कौन सी अवस्था? गर्भावस्था में 196 का तो 3 दूनी 6, 3 यही 9 और 3 करना 3। तो अगर हम बात करें 6, 9, 3 196 का 3 में मातृत्व अवकाश की बात करी गई है, चाहे वो फैक्ट्री का, कंपनी या गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हो। अब हम आयुक्त कमिश्नर की बात करें और स्त्री मृत्यु धारा 7। अगर इस समय अगर इसकी मृत्यु हो जाती है गर्भकाल के दौरान तो धारा 7 के अंतर्गत जो चर्चा की गई अधिनियमित है। एक पॉइंट्स और बात करते हैं कि आयुक्त कमिश्नर की धारा 20 के अंतर्गत अगर किसी कमिश्नर या आयुक्त की बात की जाए तो धारा 20 आयुक्त कमिश्नर की चर्चा धारा 20 के अंतर्गत। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसके बाद आप लोग मुख्य रूप से 2-3 बातें नहीं भूलनी है। वो लास्ट टाइम में मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि 1948 जो है एकदम कर्मचारी राज्य बीमा, न्यूनतम मजदूरी और कारखाना, यह है सब 1948 में। और 1936 में मजदूरी भुगतान, ये सब चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना। और 1948 में जो है, फिर अगर हम बात करें 1965 में तो बोनस भुगतान। अगर हम बात करें 1923 की तो यहाँ पर प्रतिकर, कर्मचारी के प्रतिकर। तो कहीं पर भी भाषा में अगर बात आ जाए प्रतिकर की तो 23 देखेंगे, बोनस की बात आ जाए 1965 देखेंगे, मजदूरी की बात आए तो 1936 देखेंगे। अगर कर्मचारी का बीमा से संबंधित और कर्मचारी का न्यूनतम मजदूरी से संबंधित, अगर कोई व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा है तो उससे संबंधित अगर कोई बात कहीं पर चर्चा हो तो 1948 देखेंगे। अब हम लोग लगभग श्रमिक विधि के अंतर्गत आने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। मेरी उम्मीद है 100 में 25 से 30 नंबर इस चर्चा के माध्यम से लोगों के आएंगे, चाहे वो विशेष में बैठे हों, चाहे वो श्रमिक एक्ट के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा श्रमिक एक्ट के अंतर्गत सविस्तार रूप से समझाएंगे आप लोग। धन्यवाद आज की।